हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं सर। पिछली क्लास से मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके 2 पार्ट्स दिए थे आपको, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी मैंने कंप्लीट किया 2 पार्ट्स के अंदर। अब जो मैं नया चैप्टर लेता हूं, मैं वेटेज के अकॉर्डिंग में चैप्टर ले रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप उसको फटाफट विजन कर सकें। तो अब मैं जो चैप्टर ले रहा हूं सर, वो सबसे पहले लूंगा मैं ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। अब सुनो, ग्रेविटेशन में 3 पॉइंट हैं। पहला है ग्रेविटी, फिर लिखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फिर लिखा गया ग्रेविटी एक्सीलरेशन, जिसका सिंबल जी होता है, जिसका सिंबल एफ होता है। सो वी हैव 3 वर्ड्स। पहला ग्रेविटी, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड तीसरा ग्रेविटी एक्सीलरेशन। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी एक्चुअल में अर्थ की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो तमाम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। न्यूटन साहब जब एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने इस वर्ड को डिफाइन किया कि ग्रेविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। आपको पता फ्री फॉलिंग क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा जाए और छोड़ दिया जाए, उस दौरान आपका कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 0। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन में कहां आएगा? नीचे आएगा। तो तमाम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। एंड इस प्रॉपर्टी की वजह से उस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे जितना अट्रैक्शन फोर्स लगा टुवर्ड्स द अर्थ, उसका नाम लिखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जितना एक्सीलरेशन डेवलप हुआ, उसका नाम रखा गया ग्रेविटी एक्सीलरेशन, जिसका सिंबल दिया गया स्मॉल जी। सो वी हैव 3 वर्ड्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अर्थ की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से तमाम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नाम रखा गया ग्रेविटी। उस प्रॉपर्टी की वजह से उस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, या टुवर्ड्स द अर्थ, नॉट सेंटर ऑफ अर्थ भी कह सकते हो आप, टुवर्ड्स द अर्थ, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इस फोर्स की वजह से उस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे जितना एक्सीलरेशन डेवलप हुआ, नाम क्या लिखा गया? नाम लिखा गया ग्रेविटी एक्सीलरेशन। राइट? अब यहां पे सबसे पहला टॉपिक आएगा बेटा, नाम है सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, कंसीडर 2 पॉइंट masses m1 एंड m2 which are placed at r distance apart। इस पॉइंट का नाम रखा गया a, इस पॉइंट का नाम रखा गया b। पॉइंट masses, द एंटायर मास फोकस्ड एट अ पॉइंट, जिसको नॉमिनेट किया था जाता सेंटर ऑफ मास। तो कंसीडर 2 पॉइंट masses m1 m2 आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। भाई अगर आप लिखते हो ए बी वेक्टर, तो आप इसको चलो मान लेते हैं आर वेक्टर। अगर आप लिखोगे बी ए वेक्टर, तो लिखना पड़ेगा माइनस आर वेक्टर। मैंने कंसीडर किया ए बी इक्वल्स टू आर वेक्टर, तो बी ए कितना होगा? माइनस आर वेक्टर। बट अगर मैं निकालता हूं सर मॉडुलस ऑफ ए बी या फिर मॉडुलस ऑफ बी ए, तो बेटा वो सिर्फ कहलाएगा आर, क्योंकि मॉडुलस लेने से क्या होता है चैंपियन? जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? हट जाता है, और नेगेटिव कैसा होता है? पॉजिटिव हो जाता है। राइट? अब न्यूटन साहब का पहला कंसेप्ट, न्यूटन साहब ने कहा भाई इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, कैसा फोर्स? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट करेगा, वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है इस वाले का नाम लिखा गया यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ। यस सर, इस वाले का नाम लिखा गया यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ। यस सर, लिखा गया जी, फिर लिखा गया ई, फिर लिखा गया बी। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बनाया गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी। सर इन तीनों फील्ड के जो फोर्सेस होते हैं वो इस लॉ को फॉलो करते हैं।
चाहे जी का हो, चाहे ई का हो, चाहे वो बी का हो। चूंकि तीनों फील्ड के फोर्स इसको फॉलो करते हैं, दैट्स वाई इट इज यूनिवर्सल लॉ। स्क्वायर है और इनवर्स है, सो दैट्स वाई कंप्लीट नाम लिखा गया यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ। राइट? अब सुनो भाई जी, अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों को एक साथ लिखा लो, तो लिखा गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई कितना बोलो, आर स्क्वायर। यहां ये बेटा सर इसको हटा के कांस्टेंट दिया गया g और लिखा गया m1 इंटू m2 बाई आर का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, इसे हटा के न्यूटन साहब ने एक कांस्टेंट दिया, नाम क्या लिखा गया, g, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूजीसी शॉर्ट फॉर्म, फुल नेम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी गई 6.67 इंटू 10⁻11 जी। सर लिखा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसे आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हो, जिसे आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हो, उसे हम लोग न्यूटन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यस, न्यूटन साहब ने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और कांस्टेंट लगाया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और अगर पूछा जाए ग्रेविटेशन के रेफरेंस में न्यूटन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो जो डायमेंशनल फार्मूला जी का होगा वही न्यूटन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का होगा। आइए तो डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं भाई। न्यूटन का हो गया mlt-2 जी, मीटर स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, के जी स्क्वायर कितना हो गया बेटा बोलो, एम स्क्वायर। राइट? आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखा गया m-1 क्योंकि कट जाएगा बेटा। सर कितना हो गया बोलो, एल क्यूब, और लिखा गया t-2। ये देखो न्यूटन mlt-2, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, के जी स्क्वायर तो एम स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो m-1 एल क्यूब t-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दो पॉइंट मासेस एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट अगर रखे गए तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स फॉर्मूला लगता है या फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल जी जो होता है इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसको हम न्यूटन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। सर यूनिवर्सल क्यों बोला गया, क्योंकि हर जगह कैपिटल जी की वैल्यू इतनी ही ली जाती है, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। करेक्ट है? चलो अब आगे की कहानी। सर थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, मैं इतने हिस्से को मिटाता हूं सर। करेक्ट? आजी बेटा आइए, अब हमें इसी को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। करेक्ट है? देखो सर आपने जो फॉर्मूला निकाला बेटा एफ, आपने सॉरी सुनिए, आपने निकाला एफ इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 और भाई कितना बोलो, आर स्क्वायर निकाला बेटा। सर मैंने क्या किया, अपनी तरफ से आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड किया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सर ध्यान देखिए, हमने लिखा वेक्टर लगा दिया यहां पे, देखो जी m1 और m2 दीज थ्री आर स्केलर, आर पे लगा दिया मैंने वेक्टर और नीचे लगा दिया सर आर क्यूब, लिखा गया मॉडुलस ऑफ आर का क्यूब, मॉडुलस ऑफ आर का क्यूब। तो ये किस फॉर्म में निकल गया भाई, ये निकल गया आपका वेक्टर फॉर्म। सर यहां वेक्टर लगाना पड़ेगा जी। सर जी m1 इंटू m2 आर वेक्टर डेट मॉडुलस ऑफ आर का क्यूब, ये किस फॉर्म में निकल गया, वेक्टर फॉर्म में निकल गया। चलो अब अगर मान लो निकालना हो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ m1 ऑन m2, चलो अगर मैं इसे सिर्फ लिखूं f1, मेरी मर्जी सर। देखो अगर मैंने इस स्टेटमेंट को लिख करके f1 लिखा तो एक्सेप्टेबल भाई, बच्चों को पता है कि उसका मतलब ये मान रहा है, ठीक है। लेकिन आप f12 या f21 जैसे सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर करो तो लिखो पूरा कि भाई जो मैंने f1 लिखा है वो m1 के द्वारा लगाया गया फोर्स है, किस पे, m2 पे। अच्छा बताओ, तो m1 जो होगा वो m2 को अट्रैक्ट करेगा, किधर, बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ। ऑफ कोर्स बी से कहां लगेगा, ए की तरफ। तो फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ये देखो मैं लिखूंगा f1, सर यहां लिखेंगे जी m1 और इंटू m2। अब सुनो आर, सर एक्चुअल में m1 ने m2 को अटैक किया अपनी तरफ, बी से ए की तरफ, तो बी ए का क्या लिखोगे बोलो, माइनस आर वेक्टर, डिवाइड बाई लिखेंगे माइनस मॉडुलस ऑफ आर का क्यूब।
सर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे जी m1 इंटू m2, आगे नेगेटिव लगाएंगे, r1 वेक्टर नॉट r1, r वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ r का क्यूब, मॉडुलस ऑफ r का क्यूब। देखो ध्यान से, नीचे के मॉडुलस में है, इस नेगेटिव को हमने क्या किया, पॉजिटिव बना दिया। इसी तरह से अगर निकालना हुआ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ m2 ऑन m1 और आपने इसको F2 मान लिया, नो प्रॉब्लम, मान सकते हो भाई, बिल्कुल मान सकते हो आप। चलिए अब अगर आपको F2 निकालना है, राइट, तो ध्यान से सुनो। अब M2 वाला या यस M2 वाला M1 को अटैक करेगा, किधर, ऑफ कोर्स A से B की तरफ, अपनी तरफ खींचेगा, A से B की तरफ। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे G M1 इंटू M2। अब बारी आई AB की, AB की लिखा गया R वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ R का क्या लिखोगे, क्यूब, मॉडुलस ऑफ R का क्यूब। ध्यान से देखो सर, यहां जो F1 है बेटा वो माइनस ऑफ F2 के बराबर है, यस सर, दोनों अमाउंट में सेम है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या लिखूंगा, F1 प्लस F2, दोनों का वेक्टर सम कितना हो गया, 0, यस सर। If the 2 point masses M1 and M2 are placed at r distance apart at rest, then we can say the net gravitational attraction, the vector sum, not sum, मैंने क्या बोला, the vector sum of gravitational attraction of M1 on M2 और M2 on M1 कितना होगा, 0 होगा। एक्चुअल में M1 का M2 पर और M2 का M1 पर अमाउंट में सेम, डायरेक्शन में क्या होगा आपका, अपोजिट होगा। तो ये था आपका विच फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। बेसिकली न्यूमेरिकल में ज्यादातर हम यूज करते हैं स्केलर फॉर्म का, F इक्वल्स टू G M1 इंटू M2 बाई कितना भैया, R का स्क्वायर, राइट है। एक टॉपिक लिया मैंने और आपको इतनी सारी बातें बताई। आइए अब इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम वो करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं सर, चलो भैया क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन ये है, एक प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना बोलो, r। सुनिएगा ध्यान से, ओके, दिस इज सन एंड दिस इज अ प्लेनेट, P फॉर प्लेनेट। वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितनी बोलो, r। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना हो गया, कैपिटल R। सर ये प्लेनेट एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेगा वो लिखा गया T, क्या लिखा गया, T। और बोला गया कि सन की वजह से जो प्लेनेट पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सन जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किस पे लगाएगा, प्लेनेट पे लगाएगा, वो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर N पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखे, कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ is F directly proportional to R power N instead of F inversely proportional to R square, क्योंकि न्यूटन के फॉर्मूले में F इक्वल्स टू G M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर होता है। उन्होंने कहा ना ना ना, हमें R स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें R पावर N रखना है। और अगर ऐसा है तो बताइए टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ जो रोटेशन है, सर रेडियस ऑफ जो रिवोल्यूशन है, सर उसके बीच रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं सर। A planet revolves around the sun in a circular orbit of radius r. The attraction force of sun applied on earth is inversely proportional to r power n instead of inversely proportional to r square. So what is proportionality of time period with radius of revolution? ठीक है, इतनी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख बेटा, सन इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर लिखेंगे G M1 इंटू M2 डिवाइड बाई R पावर N। बेटा इसका मास मैंने M मान लिया और इसका मास स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m। तो G M1 इंटू M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, हम R स्क्वायर पुट नहीं कर सकते क्योंकि भैया ने क्या कहा, क्या पुट करेंगे आप, R पावर N पुट करेंगे। सर अट्रैक्शन फोर्स अंदर लगेगा, इसे बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स बाहर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लो भाई हमने इक्वेट कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। एक तो ये m कैंसिल हो गया। अब सुनिएगा सर लिखा गया G M R पावर n, सर लिखा गया 1 बाई r एज इट इज, nv सर लिखा गया 2 पाई r बाई t, इसका क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। यस, स्पीड v तो स्पीड हो गया ना, स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। सर एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, और एक चक्कर लगाने का टाइम कितना होता है, कैपिटल टी होता है, पुट कर दीजिए। आइए थोड़ा इसको करते हैं सॉल्व। तो लिखा गया जी एम डिवाइड बाई आर पावर एन। सर लिखा गया
4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर एंड टी स्क्वायर। जी देखो बेटा, यहां से एक पावर आपका कैंसिल हो गया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखा गया जी एम इंटू टी स्क्वायर। सर लिखा गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, यस स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्क्वायर आर पावर एन इंटू आर। ये देखो आर पावर एन और यहां आर की पावर बच गई। सर ध्यान से देखिए, अगर लिखोगे टी स्क्वायर तो लिखा गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम, और यहां लिखा गया आर पावर एन प्लस 1। यस सर, क्योंकि मल्टीप्लाई किसमें पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपको पता है सर, यहां देखिए 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम, सब मैंने मान लिया कांस्टेंट है। काहे को कांस्टेंट है भाई? अरे बिल्कुल कांस्टेंट है यार, 4 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, एंड व्हाट इज एम, मास ऑफ सन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो फिर तो निकल गया सर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन प्लस 1। हमें चाहिए टी, तो लिखेंगे टी आर पावर एन प्लस 1, तो था ही बेटा, इस पर क्या करोगे 1/2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा उधर 1/2 आ जाएगा। सर इसको ठीक से सॉल्व करोगे तो लिखा जाएगा आर पावर एन प्लस 1 बाई कितना हो गया 2। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ टाइम पीरियड विद रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। तो इनका क्वेश्चन का एक मोटिव ये था कि आप आर स्क्वायर मत रखो, आप क्या लिखो आर पावर एन लगाओ, और अब बताओ कि टी आर के प्रोपोर्शनल होगा तो आर पे पावर कितनी होगी, हमें यह पता करना था। कितनी पावर होगी बेटा आर पे, एन प्लस 1/2। तो एक फंडा था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? चलिए अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है सुनिए सर। क्वेश्चन में कहा गया भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है। ध्यान सुनिएगा सर, लंबाई एल, लंबाई एल, लंबाई एल। सो वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जी सर, कहा गया कि भैया जी इसके सारे कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल मासेस रखे गए, स्मॉल एम, से यहां लिखा गया स्मॉल एम, यहां पे क्या लिखा गया स्मॉल एम। चल बेटा, ये लिखा गया ए, यहां लिखा गया बी, यहां क्या लिखा गया सी। उसके बाद इसके ऐसे मिलाया गया और ऐसे मिलाया गया और ऐसे, बेटा ये सेंट्रॉइड पाया गया। ओ इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। क्वेश्चन सुनिए, वी हैव 3 आइडेंटिकल मासेस, each of mass small m are placed at A, B, C, which are corners of an equilateral triangle of side L meter each। ठीक है सर, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये भाई कि हमें यहां पर एक मास रखना है कैपिटल M। कहां पे? सेंट्रॉइड पे, राइट, कैपिटल M। बताइए सेंट्रॉइड पर रखे गए मास पे नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? कोई बात नहीं, आइए आपको पता होना चाहिए कि जो OA है, जो OB होगा, ये OC बराबर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से हर वर्टेक्स O से A, O से B, O से C तक की डिस्टेंस सेम होगी। चलो फिलहाल मैंने मान लिया वो R होगा, मान लो फिलहाल वो R होगा। हम बाद में R की वैल्यू L के फॉर्म में निकालना होगा तो निकाल लेंगे, बट फिलहाल उसको मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। आइए तो ध्यान से देखो, हमें यहां पे फोर्स निकालना है इस जगह पे। अब ये कुछ नहीं करेगा, जो करेगा ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। क्या ए वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? यस, अपनी तरफ। ये वाला अपनी तरफ, और ये वाला भी क्या करेगा? अपनी तरफ। क्यों भाई अपनी तरफ? क्यों? क्योंकि नाम है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट। आपको नेट फोर्स यहां लगाना है, जहां पर लगाना है उसको गाढ़ा कर दो। ये फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, जो करेगा ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। ए वाला कैपिटल एम को अपनी तरफ खींचेगा, बी वाला कैपिटल एम को अपनी तरफ खींचेगा, सी वाला भी कैपिटल एम को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नाम क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट। ध्यान से देखा जाए, अगर आप निकालते हो एफ ए तो लिखोगे जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। जी एम इंटू एम, आपने इसको आर माना है बेटा जी, यही आपका एफ बी है, यही आपका क्या बोलो एफ सी है, करेक्ट। आइए अब जरा मैं इसको बाहर निकालता हूं सर। ये देखो, ये लिखा गया एफ ए, यहां पे क्या लिखा गया एफ बी, यहां पे क्या लिखा गया एफ सी, राइट। और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। क्या ये एंगल 120 होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये एंगल 120 होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये एंगल 120 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात बताई होगी सर, 3 फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 3 फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टेड एट अ पॉइंट। 3 फोर्सेस हैं, तीनों के वैल्यू सेम है, राइट। तीनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर सकते हैं, करेंगे। कंडीशन या तो तीनों आउटवर्ड या तो तीनों इनवर्ड होनी चाहिए। और हर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो
तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है। चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सर, ध्यान से सुनना। क्या ये तीनों के तीनों आपस से बराबर हैं? बिल्कुल सर। क्या हर दो फोर्स के बीच का एंगल 120 है? बिल्कुल सर। क्या इन तीनों की डायरेक्शन सेम है? यस। सेंट्रॉइड से तीनों क्या है? आउटवर्ड है। तो इसका वेक्टर सम कितना हो जाएगा? 0। बट मैं आपको समझा देता हूं सर, देखिए सर, क्या ये दोनों बराबर हैं? यस। इनके बीच का एंगल कितना बोलो? 120। पहली चीज वेक्टर की, अगर दो वेक्टर्स अमाउंट में सेम हो और यस ध्यान सुनना, अगर दो वेक्टर्स अमाउंट में सेम हो एंड दोनों की डायरेक्शन भी सेम, या तो दोनों इनवर्ड या तो दोनों आउटवर्ड, तो रिजल्टेंट हमेशा उनका एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब चैम ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे रखो, आउटवर्ड आउटवर्ड, तो यहां लिखा जाएगा एफ डैश। ये भी कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। ध्यान सुनेगा सर, अगर ये आउटवर्ड तो रिजल्टेंट भी आउटवर्ड होगा और एंगल बाइसेक्टर होगा। और ध्यान से सुनो, अगर दो वेक्टर्स अमाउंट में सेम है लाइक दिस एक्स एक्स, इनके बीच का एंगल 120 है। ध्यान सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है। एंड दोनों के बीच का एंगल कितना बोलो? 120 है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा और उनमें से किसी एक के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे 10 न्यूटन और एंगल बोलो कितना? 120, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा, उससे निकाल सकते हैं। सिंपल। क्या दोनों अमाउंट में सेम है? यस। क्या इन दोनों के बीच का एंगल 120 है? यस। तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा और उनमें से किसी एक के बराबर होगा। ये लो लिख सकते हैं एफ बी या फिर क्या लिखोगे? एफ सी। अब जरा ध्यान से देखो सर, यहां पे क्या बन गया? एफ ए। ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। यहां पे क्या बन गया? एफ डैश। एफ ए क्या था बोलो? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर, यही था बेटा? यस। यहां क्या लिखा गया? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कितना हो गया? स्मॉल आर का स्क्वायर। बोलिए, क्या दोनों अमाउंट में सेम डायरेक्शन में अपोजिट हैं? यस सर। तो नेट फोर्स एट ओ कितना हो गया? 0, क्योंकि आप इसमें से क्या करेंगे? आप माइनस कर देंगे, राइट? तो यही तो मैं कह रहा था बेटा कि अगर 3 फोर्सेज हैं जी, एक ही पॉइंट पे एक्ट करें, या तो तीनों आउटवर्ड हो या तो तीनों इनवर्ड हो, तीनों फोर्सेस की वैल्यू सेम हो और हर दो फोर्स के बीच का एंगल कितना बोलो? 120, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? 0। मतलब यहां जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 0। अब छोटी सी बात सुनिए, अगर मैं इस m को बढ़ा करके 4m कर दूं, मतलब वैल्यू चेंज कर दूं, तो क्या अभी भी नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप इसे 2m कर दिया तब भी ये 4 तीनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। अगर आप इसका घटा के m/2 कर दिया तब भी तीनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। इट मीन तब भी नेट फोर्स एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। तो एक थॉट है, थॉट ये है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब n साइड्स, रेगुलर का मतलब सारी साइड सेम होनी चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है। अगर आपने बोला रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सारी साइड्स क्या होगी? सेम होगी सर। और उसके सारे कॉर्नर पे रखे गए मासेस की वैल्यू सेम हो, तो उसके सेंटर या सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये आपका कंसेप्ट है। लाइक ये बेटा ध्यान से देखिएगा सर। चलिए, अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन लेता हूं, मैं ऐसे, और इसके सारे कॉर्नर पे रखे गए मासेस की वैल्यू क्या है? सेम है। ध्यान रखना, ये रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स क्या है? सेम है। तो बेटा इसके सेंट्रॉइड पे या सेंटर पे जो भी आप मास रखोगे, नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। अगर आप एक रेगुलर पेंटागन लेते हो, चलो जी मान लिया रेगुलर पेंटागन है सर, इसको यहां से मिलाया गया, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और इसके सारे कॉर्नर पे रखे गए मासेस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी सर, राइट? तो इसके सेंटर पे या सेंटर पे रखा, जैसे बजी वैसे मास रख दो सर, नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। ध्यान रखो, मैंने बोला ना रेगुलर है, मतलब सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। रेगुलर है, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कंसेप्ट निकला कि अगर रेगुलर पॉलीगन के सारे कॉर्नर पर रखे गए मासेस की वैल्यू क्या हो? सेम हो, राइट? तो उसके सेंटर या सेंट्रॉइड पे रखा गया किसी भी टाइप का, कितने भी अमाउंट का मास हो, नॉट टाइप, किसी भी अमाउंट का मास हो, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? आपका 0 लगेगा, राइट? ये भी एक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। अब सुनिए सर, क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए सर, हमारे पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड जी। चलो ये मान लिया गया A, यहां क्या मान लिया गया? B। इस रॉड की जो लंबाई है बेटा वो L है, कैपिटल L,
और मास क्या बोलो, कैपिटल एम है, राइट। चलिए भाई, ये ऐसे गिवन है। अब बोला गया बेटा जी, यहां से डी डिस्टेंस अवे, जी यहां पर एक मास लिखा गया स्मॉल एम, छोटा वाला एम, करेक्ट। तो आगे बताइए इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा। यस सर, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। स्टेटमेंट सुन लीजिए, ए बी इज अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। ए बी इज अ रॉड ऑफ मास एम, लेंथ एल। आप इसे थिन रॉड कह सकते हो क्योंकि मैंने इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नहीं दी, सिर्फ लेंथ के बारे में बताया। तो ऐसे पढ़ लेते हैं, चलो। ए बी इज अ थिन रॉड ऑफ मास एम, लेंथ एल। सर उसके फ्री एंड से डी डिस्टेंस अवे एक पॉइंट मास रखा गया जिसका मास स्मॉल एम है। आपको रॉड एंड इस पॉइंट मास के बीच कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट करेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। क्या रॉड के बारे में आपसे बोला गया कि यूनिफॉर्म रॉड है या होमोजीनियस रॉड है? नहीं बोला गया ना। सोचो, अगर वो कहते ये रॉड यूनिफॉर्म है, ये रॉड होमोजीनियस है, तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता है। फिर तो जो रॉड का मास होता है एग्जैक्टली उसके मिड पे एक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। नहीं समझे? अगर मैं स्टेटमेंट में बोलता ये रॉड आपका यूनिफॉर्म है या होमोजीनियस है, तो इसका खुद का मास इसके मिड पे होता, यहां पे एक्ट करता, और फिर तो फोर्स निकालना आसान हो जाता। लिखते हम जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और लिख देते एल बाई टू प्लस डी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस एल बाई टू प्लस डी हो जाता। यस सर, आधा एल बाई टू डी, और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन क्या मैंने अपने क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला। मतलब ये रॉड के बारे में ये कमेंट गिवन ही नहीं है सर कि रॉड होमोजीनियस है या फिर क्या आपका यूनिफॉर्म है। तो फिर आप इस रॉड का मास एग्जैक्टली इसके मिड पर नहीं ले सकते, तो फिर यहां यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना चाहिए मास पर लेंथ, मास पर लेंथ ऑफ रॉड। आप लिखेंगे m बाई एल। सर रॉड के मास में रॉड की लेंथ से डिवाइड कर दो, इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। इससे पता क्या चलता है, जैसे मान लो, सपोज करो, मान लो इस रॉड का मास 60 किलोग्राम है, मान लेते हैं, और लंबाई कितनी बोलो 10 मीटर, तो कट के क्या निकला 6 kg पर मीटर। इससे पता चला इसके 1 मीटर का मास कितना बोलो 6 किलोग्राम है। मतलब इससे यह पता चला कि रॉड के पर मीटर या पर सेंटीमीटर का मास इतना है। ओके, अब सुनो, मैंने क्या किया, इस रॉड का इतना हिस्सा एज्यूम किया और मैंने मान लिया वो यहां से x डिस्टेंस अवे है। कहां से? यहां से। इसकी लेंथ को मान लिया गया dx और मास को क्या मान लिया गया dm। ध्यान से सुनना सर, मैंने पॉइंट मास m से x डिस्टेंस अवे, मैंने पॉइंट मास m से x डिस्टेंस अवे इस रॉड का छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या लिखा dx। अगर छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मास कितना होगा बेटा dm। तो बेटा सबसे पहले निकालेंगे dm, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे m बाई एल टाइम्स ऑफ dx। यस सर, ये क्या है? पर मीटर का मास इतना है तो इतने मीटर का कितना होगा, ये निकल गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। कैसे भाई? एल मीटर रॉड का मास कितना बोलो m है। यस, एल मीटर रॉड का मास कितना बोलो m है, तो सर इतने मीटर का कितना होगा? क्या लिखोगे? dx और इंटू एम बाई क्या लिखोगे l। ये लिखोगे ना बेटा, देख लो यही तो है dx इंटू एम बाई एल। मतलब आप जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हो, बस आपको फटाफट आना चाहिए बेटा। ठीक है सर, लो जी मैंने इतने हिस्से का मास निकाल लिया। अब बारी है क्या चीज? फोर्स की सर। तो मैंने लिखा सर df जी, सर लिखा मैंने g, लिखा मैंने dm, फिर m डिवाइड में कितना बोलो x स्क्वायर। यस, m1 इंटू m2 डिवाइड में कितना लिखा गया x स्क्वायर। आइए अब लिखा गया g dm, तो लिखा गया m बाई एल ऑफ dx, साथ में स्मॉल m और बाई क्या लिखा गया x का स्क्वायर। सर ठीक से लिख लेते हैं सर, देखो देखा यहां से सर लिखा गया g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल, और साथ में लिखा गया dx बाई कितना बोलो x स्क्वायर। आइए अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो लिखा मैंने ऐसे df जी। सर मैंने g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल बाहर निकाला और लिख दिया मैंने dx बाई कितना बोलो x स्क्वायर। लिमिट लगाई मैंने, सर लिखा मैंने d से l प्लस डी। जी आपने ध्यान से देखा था, आपने जो एलिमेंट लिया था वो यहां से लिया था। तो बताइए यहां से इस रॉड की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है d, और मैक्सिमम कितनी हो गई इतनी, कितनी l प्लस डी।
द मिनिमम डिस्टेंस इज डी एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, एल प्लस डी, राइट। आइए सर अब देखते हैं सर थोड़ा, हाँ जी आइए सर। सर डीएफ का क्या हो गया बेटा बोलो, एफ, यहां लिखा गया जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कितना हो गया, एल। 7/x² का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, लिमिट डी से क्या लिखोगे, एल प्लस डी। आइए इसको ठीक से लिखते हैं भाई। सर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, लिखा मैंने जी एम एम बाई कितना बोलो, एल। एक बार पुट किया गया अपर लिमिट तो लिखा गया एल प्लस डी, माइनस एक बार लोअर लिमिट क्या लिखा गया, डी। आइए सर हमने लिखा यहां पे सब माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई एल, सर इसका एलसीएम लिखा गया डी, यहां लिखा गया एल प्लस डी, सर लिखा गया डी माइनस एल और माइनस डी। बेटा देखो ध्यान से, डी से डी कैंसिल, और अगर ध्यान से देखोगे बेटा यहाँ पे ना, ये देखो ध्यान से, तो जो बचेगा एल वो एल से क्या हो गया, एल भी कैंसिल हो जाएगा, कटेगा बेटा ना, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जो फाइनल आंसर निकला वो क्या निकला आपका, यस सर फाइनल आंसर निकला जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई डी ब्रैकेट के अंदर एल प्लस डी। दिस इज नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज अप्लाइड बिटवीन दिस पॉइंट मास एंड द रॉड। समझ में आ गया। तो कभी कभी यहां पर हमें इंटीग्रेशन की हेल्प भी लेनी पड़ती है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। हाँ जी ओके क्वेश्चन सुनो। वी हैव 3 आइडेंटिकल मासेस, हमारे पास 3 आइडेंटिकल मास है, ईच ऑफ मास स्मॉल है, एंड तीनों के तीनों सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। मोशन के दौरान देखा गया हर 2 मास के बीच सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, सेम है। हर 2 मास के बीच सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, सेम है। बताइए किसी एक का टाइम पीरियड निकाल के दिखाइए, भाई सबका टाइम पीरियड तो सेम ही होगा, तो किसी एक का टाइम पीरियड निकाल के आपको दिखाना है। 3 आइडेंटिकल masses, each of mass small m, are revolving along the circular path of radius capital R. During the revolution, separation distance between 2 is always constant. हर 2 masses के बीच का separation distance क्या होगा, सेम होगा। Calculate time of revolution for each. इनमें से सबका t निकालना है क्योंकि सबका t क्या होगा, सेम होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। अब सुनो है क्या भाई। सर हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, एक मास ये है बेटा, एक मास ये है बेटा, और एक मास ये है। ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। चलिए मैंने मान लिया ए, यहां मान लिया मैंने बी, ये मान लिया कितना बोलो सी, रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन के दौरान जितनी डिस्टेंस जितना सेपरेशन डिस्टेंस ए बी के बीच है उतना बी सी के बीच है, उतना क्या बोलो सी ए के बीच है, उतना क्या बोलो सी ए के बीच है, राइट। तो बेटा अब जरा सुनिए, इसका मतलब अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं तो क्या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, सेम है। सर अगर आप इसको यहां से मिलाते हो ऐसे, इसको आप यहां से मिलाते हो ऐसे, इसको यहां मिलाते हो ऐसे, ये सेंट्रॉइड हो गया और ये सब के सब क्या हो गए, रेडियस। यस सर, क्योंकि सर्कल के सेंटर से एंड तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ही कहते हैं। क्या आपको इस ट्रायंगल में, क्या आपको इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की लेंथ पता है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। एल आपको नहीं पता है, जिसे हमें निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, देखो हम यहां पर रफ में निकाल लेते हैं। ये ले बेटा, ये ए था, ये आपका बी है बेटा, ये क्या बोलो सी है। सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सामने की साइड होगी l/2। कैसे पढ़ाया गया था क्लास 10th में बेटा, मैथमेटिक्स में। इक्विलेटर ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, करेक्ट। और बेटा अगर आप इसको यहां से मिला देते हो, ये हो गया सेंटर, ये कितना हो गया r, राइट। ये वाला एंगल कितना हो गया 30। काहे को 30 भाई, अरे भाई इक्विलेटर ट्रायंगल है, पूरा एंगल कितना हो गया 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30। आइए अब अगर मैं यहां से निकालता हूं cos 30, तो मैं लिखूंगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये देखो cos 30 बेस ओवर हाइपोटेनियस। cos 30 कितना होता है बेटा जी, √3/2। सर लिखा गया l/2r, 2 से 2 उड़ गया बेटा। ध्यान से देख, तो यहां जो l निकला, यस सर, वो निकल गया r√3। एक बार सुनो, cos 30 बेस और हाइपोटेनियस, बेस l/2 और हाइपोटेनियस r हो गया। √3/2 करोगे l/2r कट जाएगा, हमें चाहिए l, क्या निकल गया r√3। लो भाई, सबसे देखो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ सर्कल की रेडियस की बनती, हमारे क्वेश्चन में सर्कल की सिर्फ रेडियस की बनती,
और उसके भी आपको जब ट्रायंगल बनाया उसकी लेंथ आपको पता ही था, इसलिए मैंने एल को आर के फॉर्म में निकाल लिया। करेक्ट है? तो एल क्या निकल गया? r√3। चलो अब ये मेरे लिए नोन हो गया, l इक्वल्स टू r√3। अब मैं क्या करूंगा, इतने हिस्से को मिटा दूंगा, थोड़ा मेरे को सॉल्व करने की जगह मिल जाएगी। राइट? अब आते हैं सर एक एक करके। चलो भाई अब लेते हैं सर, हाँ जी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा सर। किसी एक मास को आप पकड़ लो, ये ले बेटा सर, इस वाले मास को मैंने इस तरह से शेड किया, ए, यहां क्या लिख दिया बी, यहां क्या लिख दिया मैंने सी। राइट? ध्यान से सुनना, मतलब मेरे को नेट फोर्स एट क्या निकालना, ए पे निकालना है। चल भाई सबसे पहले एट ए, मतलब में से किसी एक मास को पकड़ लो। सबसे पहले हम ए पर नेट फोर्स निकालते हैं। यस सर। क्या बी वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल सर। क्या सी वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल सर। तो अट्रैक्शन फोर्स ए से बी की तरफ होगा, किसका? इस वाले का। और इस वाले का भी कहां होगा सर? ए से सी की तरफ होगा। सर क्या हम एफ बी और एफ सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो जी, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई क्या लिखोगे? l स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बार साइड एक ट्रायंगल की लेंथ बन गई और आपने l निकाला है, कितना बोलो? r√3। सर इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे जी m स्क्वायर और लिखा गया r√3 का स्क्वायर। तो सर लिख दिया गया एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। सर लिखा गया जी m स्क्वायर और लिखा गया 3r का स्क्वायर। ये ले भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा? एफ बी और एफ सी निकाल लिया। फिर वही आया सर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से सुनना सर, अगर मान लो दो फोर्सेस जिनकी वैल्यू सेम है इस पॉइंट पे एक्ट करते हैं, या तो दोनों आउटवर्ड या तो दोनों इनवर्ड, और बेटा इनके बीच का एंगल कितना बोलो? 60 है। तो सबसे पहले जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा और इनमें से किसी एक के √3 टाइम्स के बराबर होगा। द टू फोर्सेस विच आर इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, इट मीन बोथ आर आउटसाइड या बोथ आर इनसाइड फ्रॉम द पॉइंट। उनके बीच का एंगल कितना बोलो? 60 डिग्री है। तो सबसे पहले चूंकि वैल्यू सेम है, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा और उनमें से किसी एक के √3 टाइम्स के क्या होगा? बराबर होगा। आइए, क्या ये वाला एंगल 60 होगा? 100%, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ध्यान देखो, पॉइंट 8 से ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड। तब तो बेटा जी ध्यान से सुनना, तब तो हम कह सकते हैं सर कि एफ बी और एफ सी का जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो बाहर एक्ट करेगा। कहां? यहां से लिख दिया मैंने एफ डैश, तो लिखा गया एफ डैश, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ क्या चीज? एफ बी एंड एफ सी। और जो एफ डैश होगा सर इन दोनों में से किसी एक के √3 टाइम्स के बराबर होगा। कंसेप्ट है, तो लिख दिया गया सर जी m स्क्वायर √3 डिवाइड में कितना हो गया? 3r का स्क्वायर। लो, इनमें से किसी एक के √3 टाइम्स के बराबर। आपके पास कुछ समझ में आ रही है? मतलब मैंने इन दोनों को मिलाकर के एक फोर्स बना लिया। चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो इसी लाइन से क्या होगा? पास होगा। अब आइए आप यहां पे सर, जी ध्यान से देखिएगा सर, इस वाले की बात की गई थी ए पर। सर ए पर आपने फोर्स लगाया सर नीचे, वो लिखा गया एफ डैश, जिसकी वैल्यू आपके पास है। बेटा जी ये क्या बोलो? सेंटर है। तो ध्यान से देखना सर जी, सेंटर से एक फोर्स बाहर लगेगा बेटा जी, कितना? mv स्क्वायर बाई आर, या आप लिख सकते हो mr ओमेगा स्क्वायर। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट सर, इस एफ डैश को बैलेंस करने के लिए ए पर एक फोर्स बाहर एक्ट करेगा, mv स्क्वायर बाई आर। आर क्या होगा? सर्कुलर ट्रैक के रेडियस, जिसको हम mr ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये इसके बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। तभी हर दो मासेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस सेम होगा, तभी सबका टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। तो कंसेप्ट ये निकला बेटा, हम लिख सकते हैं सर यहां पे कि mr ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू जी m स्क्वायर √3 डिवाइड बाई, सर लिखा गया 3r का स्क्वायर। जी इसको मैंने इस फोर्स के साथ क्या किया? इक्वेट किया। अगर इसको ध्यान देखेंगे तो एक पावर आप काट सकते हो और ये नीचे जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो लिखा गया जी m √3 डिवाइड बाई 3r का क्यूब हो गया। सर अगर आपको निकालना ओमेगा तो रूट के अंदर जाओगे, सर लिखा गया जी m √3 डिवाइड बाई 3r का क्यूब। बेटा कभी कभी ओमेगा ही पूछ लिया आता है। सर ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, याद है बच्चे? यस सर।
तो लिखोगे GM√3 डिवाइड बाई कितना हो गया 3r का क्यूब। सर अब अगर आप यहां से निकालते हो t तो लिखोगे 2 पाई जी 2 पाई और लिखोगे फिर कितना बोलो 3r का क्यूब। यस सर, इधर नहीं आ रहा है, कहां लिख दूं सर? चलो लास्ट में बेटा आप यहां देख लो लास्ट में, तो जो t निकला वो निकला 2 पाई। जी सर आगे देखो, ये रिवर्स होगा तो लिखा जाएगा सर 3r का क्यूब डिवाइड बाई सर लिखा गया GM√3। यस सर यही होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा सर। ठीक है सर, इतना आ गया, टाइम पीरियड निकल गया। कंसेप्ट क्या था? क्वेश्चन ये था कि मोशन के दौरान हर दो मासेस के बीच सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? सेम है। हमें सिर्फ r गिवन था और हर ऑब्जेक्ट का मास गिवन था। मैंने फंडा लिया कि सबसे पहले इस ट्रायंगल को बनाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसमें हमें इसकी लेंथ नहीं पता थी, तो मैंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके L की वैल्यू R के फॉर्म में निकाल ली। अब इन तीनों मास में से किसी एक मास को पकड़ा, उस पर नेट फोर्स निकाला। चलो मैंने ए को पकड़ लिया, मैंने देखा बी वाला ए वाले को और सी वाला भी ए वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैंने एफ बी निकाला और एफ सी निकाला, मैंने देखा दोनों फोर्स क्या है? सेम है। अब वेक्टर में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। अगर दो वेक्टर्स की वैल्यू सेम है, दो फोर्सेस की वैल्यू क्या है? सेम है, तो सबसे पहले उनका एंगल बाइसेक्टर होगा, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा और उनमें से किसी एक के √3 टाइम्स पावर होगा। कब? जब उनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कंडीशन अप्लाइड। उस पॉइंट पर या तो दोनों आउटसाइड या दोनों इनसाइड होनी चाहिए। देखो ध्यान से, दोनों आउटसाइड है, दोनों की वैल्यू सेम है, एंगल 60 है, दैट्स रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के √3 टाइम्स के क्या हो गया? बराबर हो गया। साथ में एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये मैंने बना लिया एफ डैश। अब सर इस पॉइंट ए पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए, क्यों जीरो करने के लिए? अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो ए जीरो होगा, ए जीरो होगा मतलब स्पीड कैसे होगी? कांस्टेंट होगी, तभी सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। सर मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब इसको इक्वेट करने के लिए सेंटर से बाहर फोर्स लगाया, नाम रखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फार्मूला mv²/r या फिर mr² होता है। पुट किया, सॉल्व किया, हमारा ओमेगा निकल गया, हमारा टाइम पीरियड निकल गया। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, सुनिएगा सर। सर क्वेश्चन ये है, हाँ जी, कि हमारे पास, क्वेश्चन सुना ध्यान से, एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट है। लिख देता हूं सर, यूनिफॉर्म थिन शीट है जिसकी रेडियस r है और इसका मास कैपिटल M है। एक मिनट, आपने क्या लिखा? यूनिफॉर्म, तो फिर आसान हो गया, इसका सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सर अब आगे सुनो, आगे क्वेश्चन क्या है भाई? सर यहां से 4r डिस्टेंस पे, 4r लिखा बेटा, यहां पे एक मास रखा गया, कितना बोलो? m। सर यहां से चलो जी लिखा गया 4r डिस्टेंस पे, सेंटर से एक मास रखा गया जिसका मास स्मॉल m के बराबर है, जबकि सर्कुलर शीट का मास कितना बोलो? कैपिटल। ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म है, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा वो क्या लिखा? F1 लिखा गया। यस, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट करेगा वो कितना लिखा गया? F1। अब लिखा गया नाउ जी। अब सुनेगा थोड़ा ध्यान से। सर जो आपकी ये सर्कुलर शीट है, राइट जी, ध्यान से सुनिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास था। इस सर्कुलर शीट में से मैंने क्या किया बेटा? एक और सर्कुलर शीट इतना, जिसका डायमीटर बड़े वाले की रेडियस के बराबर है, इतने हिस्से को काट करके अलग कर दिया, सेपरेटेड, अलग कर दिया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा सर, अलग कर दिया आपने जी, लेकिन ये जो मास था अभी भी 4r डिस्टेंस अवे यहीं पर था। इतना अलग करने के बाद अब जो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट का जो बैलेंस हिस्सा बचा वो और इसके मास के बीच जो फोर्स पाया गया वो कितना हो गया? F2 हो गया। सर क्वेश्चन ये है, फाइंड F1/F2। सर आपको F1/F2 निकालना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दूं। सर हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म लिखा गया, थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। सर उसके सेंटर से 4r डिस्टेंस एक मास रखा गया M, इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन F1 एक्ट करता है। यहां पे क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपने लिख दिया सर यूनिफॉर्म है तो सर इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे ही पाया जाएगा। अब कहा गया
इस सर्कुलर शीट में से इतने हिस्से को काट करके बाहर निकाला है। देखो ध्यान से, जिस हिस्से को मैंने काट के निकाला है उसका डायमीटर इस शीट के रेडियस के क्या है, बड़े शीट के रेडियस के क्या है। देखो ध्यान से, जिस हिस्से को काट के बाहर निकाला गया उसका डायमीटर बड़े वाले की रेडियस के क्या है, बराबर है। तो बोला गया अब जो बड़े वाले शीट का हिस्सा बचा और इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगा वो F2 हो गया। बताइए F1 और F2 का रेशियो क्या होगा। ये है। देखो बेटा, यहां पे कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट इन सेंस, जब चैप्टर आएगा रिजिड बॉडी मोशन या रोटेशनल मोशन तो वहां पे एक पॉइंट पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास, तब इस बात को वहां पे क्लियर करूंगा। फिलहाल टॉपिक क्या, सुनिए। आपने कहा इतना हिस्सा काट के आपने निकाल दिया, ये देखिए सही, ये था आपका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, ये वाला O। सर यहां से आप 4r डिस्टेंस अवे आपका ये मास था यहां पर M, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना सर, इस पूरी शीट की जो एरिया है बेटा पाई r का स्क्वायर है, जिसका मास कितना लिया आपने M, होल शीट। सर जितने हिस्से को आपने काट के बाहर निकाला है उसकी एरिया बताओ, पाई और इंटू r बाई 2 का स्क्वायर, तो लिखा गया पाई r स्क्वायर बाई 4। कैसे? अरे बेटा ये पूरा कितना बोलो r है, तो इसके लिए रेडियस कितना r है तो होगा बेटा कितना बोलो r बाई 2, तो एरिया कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। सिंपल है, अगर पाई r स्क्वायर का मास m है तो पाई स्क्वायर बाई 4 का मास कितना लिखोगे m बाई 4। बेटा यहां पुट कर दो m, कितना निकल गया m बाई 4। ऑप्शन सर पूरा मास m था, जो काट के बाहर निकाला गया m बाई 4 होगा, तो बताइए जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो O डैश, दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ मास। यहां से कितना मास ऐड करेगा m माइनस m बाई 4, लिखा गया कितना बोलो 3m बाई 4। यस, जो हिस्सा बचा वहां पे नेट मास ऐड करेगा, तो सिस्टम का एंटायर मास बचा कितना भाई, अरे पहले m था और आपने m बाई 4 काट के बाहर निकाल दिया, कितना बचा 3m बाई 4। ये पता चल गया। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर किसी ऑर्बिट का सेंटर ऑफ मास ऑर्बिट के अंदर है और आप उसमें से सेक्शन कट करते हो तब भी उसका सेंटर ऑफ मास ऑर्बिट के अंदर रहेगा, हाँ थोड़ा आगे पीछे की सकता रहेगा, राइट, यहां पीछे जाएगा सर। सिंपल है, कितनी डिस्टेंस पीछे गया वो लिखा गया r बाई 6। अब ये कहां से आया, जब मैं पढ़ाऊंगा रोटेशनल मोशन उसमें टॉपिक आएगा सेंटर ऑफ मास, वहां मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि r बाई 6 कैसे आएगा। फिलहाल आपको यहां पे याद रखना है कि भाई ठीक है सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पीछे जाएगा r बाई 6, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो अब जो फोर्स लगा इनके बीच F2, सर लिखा गया G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई, सर लिखा गया 4r प्लस r बाई 6 का स्क्वायर जी। अब ये हो गया m1, ये क्या हो गया m2, एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बोलो r बाई 6 प्लस कितना हो गया 4r, राइट, उसका कितना हो गया होल स्क्वायर। सर अगर इसको सॉल्व किया जाए F2 तो लिखा गया 3g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई क्या लिखा गया 4, ये कितना आ गया 24 एक 25, तो लिखा गया 625 बाई 36 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर जी। 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25 स्क्वायर 625 बाई 36, करेक्ट है। ये लो भाई इसको काटोगे 9 टाइम्स, तो जो F2 निकला बेटा वो निकला 27 जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई लिखा गया 625 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने ठीक सॉल्व किया है। चल भाई अब जरा यहां पे F1 निकाल ले इसकी जगह पे। F1 तो आसान है बेटा, क्या लिखोगे जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर। यस, स्मॉल m कैपिटल M यहां पे एक्ट करेगा 4r का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो लिखा गया जी mm बाई कितना हो गया 16r का स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा पार्ट, लो जी मैंने इतने हिस्से को मिटा दिया। अब सुनो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए F1 बाई कितना बोलो F2, तो क्या लिखोगे बोलो जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई 16r का स्क्वायर, और यहां लिखोगे कितना बोलो 625r का स्क्वायर डिवाइड बाई सर लिखोगे 27 जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। एक तो ध्यान से देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सर इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया F1 बाई कितना बोलो F2, से यहां पे आ गया 625, नीचे आ गया 16 और इंटू कितना हो गया 27, सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। तो छोटी सी बात, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर शीट में से एक ऐसी सर्कुलर शीट को काट के बाहर निकाला जाए, किस मैनर में, इस मैनर में, ताकि
जो हिस्सा काट के निकाल ले हो उसका डायमीटर बड़े वाले के रेडियस के बराबर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से r/6 डिस्टेंस पीछे चला जाता है। इस फंडे को फॉलो किया गया और आपका यहाँ पर निकाला गया। आज मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया ग्रेविटेशन में, F = g(m1 × m2/r) का स्क्वायर, जहाँ पे g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग न्यूटन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इससे मिलता जुलता ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, याद है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तुम्हारे क्या गया था? F = स्मॉल k Q1 × Q2/R का स्क्वायर। स्मॉल k का नाम लिखा गया था कूलम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको बाद में लिखा गया था 1/4πε0 फॉर फ्री स्पेस एयर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू लिखी गई थी 9 × 10⁹। बिल्कुल इसी की तरह है। तो अगर आपको ग्रेविटेशन में इन क्वेश्चंस को पता है, आप इन्हीं की जगह पर चार्ज कर दीजिएगा। क्वेश्चन लगाने का तरीका वही होगा। फॉर्मूले में g की जगह पे 1/4πε0 आएगा, m1 m2 की जगह पे Q1 × Q2 आएगा और r की जगह पे आपका r आता ही आता है। ठीक है, आज यहीं तक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन क्या होता है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आगे के टॉपिक्स। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, खूब सारा पढ़ें।